हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निरक्षीय स्थिति। इस टॉपिक के इस व्यंजक में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिन्हें आप याद करते हैं, रटते हैं। तो आज वो चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको वो जितनी भी चीज़ें रटने वाली हैं उसे मैं आपको आज बहुत अच्छे से समझाऊँगा। साथ ही साथ पिछला वीडियो आप नहीं देखें अच्छी स्थिति का तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। आज आपको निरक्षीय स्थिति में कहीं पे भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए समझते हैं निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इसका व्यंजक कैसे बनता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 12वीं का फिजिक्स अनुप्रस्थ स्थिति या इसे हम निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति। निरक्ष का मतलब होता है लंबवत। क्या होता है? लंबवत। जैसे कोई द्विध्रुव ले लीजिए आप, मान लीजिए ये आपका एक द्विध्रुव है, ये आपका द्विध्रुव है, तो ये उसका मध्य बिंदु का लंबवत है। तो यहाँ पे जब हम बिंदु P लेंगे और उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इस बिंदु P को इस द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या ले लेता हूँ? एक वैद्युत द्विध्रुव। ये छोटा से लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ये हमने दो वैद्युत द्विध्रुव लिया, एक आवेश यहाँ है और दूसरा आवेश आपका यहाँ है। यहाँ पे हम रख देते हैं माइनस Q आवेश और यहाँ रख देते हैं हम प्लस Q आवेश। माइनस Q आवेश जहाँ पे है उस बिंदु को नाम देते हैं B और जहाँ पे प्लस Q है उस बिंदु को नाम दे देते हैं हम A। क्या नाम दे देंगे? A। अब यह आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का प्रभावी लंबाई क्या होता है? 2A होता है। क्या होता है? 2A। 2A के स्थान पे आप 2L भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बिल्कुल बीच से, मध्य मतलब बिल्कुल बीच से, जैसे ही हम AB का मध्य निकाले तो इसको हमने O नाम दिया, तो 2A दोनों मध्य से क्या होगा? अलग अलग बटेगा। तो यहाँ से OB हो जाएगा आपका A और OA भी हो जाएगा आपका A, क्योंकि मध्य बोल दिया तो उस लाइन को क्या किया? दो बराबर भागों में वो बांट दिया ऐसे बीच से। समझ आए? तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उसके लंब अर्धक पर, लंब मतलब इनसे सीधा एक लंब लेंगे हम ऐसे, तो इनके लंब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, लंब अर्धक पर ये कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु का नाम देता हूँ मैं P। वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर कोई बिंदु स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P को ही इस वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरक्षीय स्थिति। यही इसकी परिभाषा है। ठीक, अब हम बिंदु P को A के साथ मिला लेते हैं और हम बिंदु P को B के साथ भी मिला लेते हैं। तो यहाँ पे कोण बनेगा, 2 मिनट, ये भुजा थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, चलिए थोड़ा सीधा बना लेते हैं ये। ठीक, यहाँ पे कोण बनेगा थीटा, यहाँ पे भी कोण बनेगा आपका थीटा। क्या कोण बनेगा? थीटा और थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, बिंदु P पर एकांक धन आवेश की हम कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? एकांक धन आवेश की हम कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस Q आवेश की कल्पना करता हूँ। ठीक, बिंदु P पर प्लस Q आवेश की कल्पना करता हूँ। ये जो प्लस Q आवेश यहाँ पे मैंने इसको रखा है, तो इस प्लस Q आवेश को A पर रखा हुआ प्लस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये कुछ इस तरह से आगे जाएगा, ये इस तरह से। ठीक, तो प्लस Q आवेश के कारण ये जो एकांक धन आवेश है वो इनसे प्रतिकर्षित होगा, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा E1। क्या होगा? E1, या विद्युत क्षेत्र निकलेगा हमारा E1। ठीक, अब ये जो माइनस Q आवेश है वो बिंदु P पर रखे हुए इस प्लस Q आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये माइनस और ये है आपका प्लस, तो प्लस को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ऐसे लेते हुए इनको आएगा, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं E2। इनका परिमाण क्या हो जाएगा? E2। एक है आपका E1, दूसरा है आपका E2। E1 में आप वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि इनकी परिमाण E1 और E2 की परिमाण जो है वो आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र E जा रहा है, जैसे ये आपका y अक्ष होता है और ये आपका x अक्ष होता है। क्या होता है? x अक्ष है।
इन दोनों के बीच से यदि कोई लाइन जाता है रेखा, तो ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ बनाता है कोण कॉस थीटा का। क्या बनाता है? कॉस थीटा का। और वाई अक्ष के साथ मतलब ये वाला बनेगा आपका, ये जो है ये बनेगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा को हम ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं और कॉस थीटा को हम क्षैतिज घटक कहते हैं। ठीक, तो ये जिसके साथ कोण बनाएगा तो ये कोण थीटा बनेगा। तो एक्स अक्ष की घटक होगी कॉस थीटा और वाई अक्ष की घटक होगी साइन थीटा। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए आप, ये मान लीजिए आपका वाई अक्ष है और यहाँ से आपका एक एक्स अक्ष आएगा ना, तो बीच से आपका E1 जा रहा है जो परिणामी तीव्रता है। तो वो क्या करेंगे, जो ये E1 है ये दो घटकों में विभाजित करेगा। क्या करेगा? दो घटकों में विभाजित करेगा। तो एक घटक हो जाएगा आपका सीधा इस दिशा में, E1 के ही घटक होंगे, जिसे हम बोलेंगे E1 साइन थीटा। क्या बोलेंगे? E1 साइन थीटा। अब ये आपका इधर चला गया, इसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं अर्थात वाई अक्ष, तो ये साइन हुआ। अब यहाँ से आप एक्स अक्ष कैसे आओगे? एक्स अक्ष आप इस तरह से आओगे ना, तो हम यहाँ पे चलिए एक एक्स अक्ष ले लेते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, और इनके साथ एक कोण बनेगा थीटा। क्या कोण बनेगा? थीटा। तो E1 का क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा। क्या होगा? E1 कॉस थीटा। E1 का क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 साइन थीटा। ये क्लियर? सेम टू सेम आपका जो ये E2 है, ये जो E2 है ये भी दो घटकों में विभाजित होगा। ठीक, E2 के भी क्या होंगे? दो घटक प्राप्त होंगे। तो E2 का एक क्षैतिज घटक कैसे होगा? ये नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा E2 और ये साइन थीटा। क्या होगा? E2 साइन थीटा। अब ये आपका E2 है, ये वाला लाइन, तो ये इनके साथ एक कोण बनाएगा जिसे थीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे ये नीचे में इसी लाइन में ये होगा E2 कॉस थीटा। तो E2 के भी दो घटक प्राप्त हुए हमें, एक E2 कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में जो x के साथ दिख रहा है आपको, और E2 साइन थीटा y के नीचे की ओर जा रहे हैं, y अक्ष के नीचे की ओर। तो E1 के दो घटक प्राप्त हुए हमें, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा। E2 के भी दो घटक प्राप्त हुए, E2 साइन थीटा और दूसरा आपका E2 कॉस थीटा। अच्छा, मध्य बिंदु O से P की जो बीच की दूरी होती है वो होती है स्मॉल r। क्या होती है? स्मॉल r। इसको लिखने के लिए मैं भूल गया था। तो इस तरह से ये चित्र पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा फास्ट बताता हूँ। यहाँ पे आपका A और B क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसकी प्रभावी लंबाई है 2L, 2A है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हम एकांक धन आवेश लेते हैं, तो एकांक धन आवेश को ये जो प्लस Q है वो प्रतिकर्षित करता है, तो E1 बनेगा और E1 के दो घटक प्राप्त होंगे, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा। इसी तरह से E2 के दो घटक प्राप्त होंगे, E2 कोसाइन थीटा और एक E2 कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ आया क्या? वर्णन में आपको कुछ नहीं, नीचे मैं आपको स्क्रीन में दे देता हूँ, उसी को आप वर्णन में लिख लीजिएगा। पिछला जो वर्णन अच्छी स्थिति में किए थे वही सेम टू सेम इसमें भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए, ठीक, ये आपका बॉटल का ढक्कन है। ठीक, क्या है? बॉटल का ढक्कन है। इस पर ऊपर से कोई बल लगा रहा है। ठीक, इसके घटक क्या है? E1 साइन थीटा। इस पर नीचे से भी उतने ही परिमाण में कोई बल लगा रहा है जिसका नाम क्या है? E2 साइन थीटा। अब ये जितना बल से उसको ऊपर खींचेगा उतना ये भी खींचेगा, अर्थात इस बॉटल के ढक्कन को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऊपर जाने वाले E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा ये परिमाण में बराबर है। यदि इनके पास 10 न्यूटन है तो इनके पास भी 10 न्यूटन है, तो दोनों आपस में परिमाण में बराबर है। एक ऊपर तो दूसरा नीचे, विपरीत दिशा में है। कौन सी दिशा में है? विपरीत दिशा में है। तो E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बात आती है आपका E1 कॉस और E2 कॉस का। अब यहाँ से कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए ये आपका वस्तु रखा हुआ है, इस पर कोई इधर से खींचेगा E1 कॉस थीटा, फिर इधर से एक और खींचेगा उसके साथ में ये E2 कॉस थीटा। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको सामने से कोई खींचे,
आपको सामने से कोई खींचे, एक व्यक्ति एक हाथ पकड़ के खींच रहा है, अब दूसरा व्यक्ति उतने ही बल से ये हाथ को पकड़ के खींचेगा, तो आप ज़्यादा स्पीड से खिंचाओगे कि नहीं खिंचाओगे? बिल्कुल खिंचाएंगे आप, क्योंकि दोनों के दोनों बल जुड़ेंगे, आगे जाके क्या होंगे, दोनों ज़्यादा बल हो जाएगा, इसका 10 न्यूटन इसका 10 न्यूटन, तो दोनों मिलकर कितना होगा, 20 न्यूटन। इसी तरह से E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं अब हम इसके व्यंजक को। व्यंजक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको मालूम है, क्या होता है? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे R का स्क्वायर। R होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर इनके बीच की दूरी आपको मालूम नहीं है, तो हम क्या लेंगे, AP को ही लेंगे। किसको लेंगे? AP को ही लेंगे। तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। इसकी दिशा की बात करें तो प्लस क्यू आवेश से धर रेखा क्षेत्र रेखा निकलेगा तो ऐसे जाएगा, तो A से P की ओर, तो इनकी दिशा होगा AP के अनुदिश, AP के अनुदिश, ये होगी इनकी दिशा। इनको आप समीकरण 1 दे दीजिए और यहीं पे इनको छोड़ दीजिएगा। सेम इसी तरह से निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको सेम लिख लीजिएगा आप, माइनस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम लिखोगे आप। ठीक, सेम ऐसे ही आएगा। तो E1 तो इनके लिए हो जाएगा आपका E2। देखिए मैं आपको बताया था माइनस क्यू E2। ठीक, क्या होता है इनका E2, तो ये सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे R का स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी क्या है? B और P। क्या है? B और P, तो ये होगा BP का स्क्वायर। इनकी दिशा क्या होगी बताइए? प्लस क्यू आवेश को ये खींचेगा माइनस, तो P से जो आवेश है वो B की ओर आएगा, तो PB के अनुदिश, PB के अनुदिश क्या होगा? PB के अनुदिश। इसे समीकरण 2 दे दीजिए, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा समझने वाली बात है। ये अंदर में चित्र आपको दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे कोण बना है थीटा, यहाँ पे भी कोण बना है थीटा। ये भुजा आपका A है, तो ये भुजा भी यहाँ से यहाँ तक आपका A है। ये दोनों भुजा बिल्कुल बराबर हैं आपस में, है कि नहीं है? अब ये जो आपका ये वाला है, ये तो दोनों भुजा के लिए वही काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल बराबर है कि नहीं? ये भुजा भी बराबर है दोनों त्रिभुज के लिए, ये भुजा इसके बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, तो उसके तीसरा भुजा भी क्या होंगे? आपस में बराबर। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये भुजा और ये भुजा, ये भी दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जब कोण बराबर होते तो उसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये भुजा बराबर, और दो भुजा बराबर हो गए तो तीसरा भुजा को भी बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक, हम ज्यामिति से जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्यामिति से। ये कक्षा 10वीं से मिलता है ना आपको। ज्यामिति से कौन कौन बराबर हो जाएंगे आपका? BP बराबर PA। ठीक, BP बराबर PA, यह PA बराबर PB। जब PA और PB बराबर होंगे, ठीक, PA आपका ये वाला है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र E1, और PB आपका ये वाला है, इनके लिए विद्युत क्षेत्र E2। तो E1 और E2 के परिमाण भी बराबर है, अतः तो E1 और E2 ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो E1 और E2 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंदी में लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे भाई यहाँ पे आप? यहाँ पे आपको ये लिखना है कि, देखिए ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तथा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। बस इतना ही लिखेंगे। तो ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ेंगे, E1 cos और E2 cos। तो हम निकालेंगे यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? E बराबर E1
कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, दोनों आपस में जुड़ेंगे। कौन कौन? E1 कॉस और E2 कॉस। अब यहाँ देखिए, जस्ट ऊपर देखिए, E1 और E2 क्या लिए हम? आपस में बराबर। तो भाई आप E2 की जगह क्या रख दीजिए? E1 रख दीजिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो E का मान हमें मिल जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2, E1 बराबर है तो E2 की जगह क्या रखेंगे हम? E1 कॉस थीटा। अब E1 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा आपस में जुड़ेंगे। क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे। तो हमको E का मान मिल जाएगा 2E1 और ये कॉस थीटा। क्या मिलेगा? 2E1 कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए आप समीकरण 1 को, आपको यहाँ से E1 का मान मिलेगा 1/4πε0 Q/AP²। इस मान को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ठीक, इसको मिटा दें। समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, चलिए लिख लीजिएगा आप अच्छे से। तो ये मिलेगा आपको परिणामी तीव्रता E बराबर 1, अच्छा सामने 2 है ना, तो ये 2 इंटू E1 का मान ये है 1/4πε0 Q/AP² इंटू लास्ट में आपका कॉस थीटा है। क्या है? कॉस थीटा। अब हम चित्र की सहायता से AP² और कॉस थीटा दोनों का मान हम निकालेंगे। ठीक, किसकी सहायता से? चित्र। तो चित्र से लेंगे हम लोग, चित्र से। सबसे पहले चित्र में देखेंगे हम E1 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये E1 का मान है। तो हम इस भुजा को लेंगे, ये वाला आपका E1 दे रहा है और इसी भुजा का नाम AP है। तो त्रिभुज को मैं अलग से बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा। देखिए इसको, ये यहाँ पे कोण बना तो ये होगा लंब, ये होगा कर्ण और ये होगा आधार, क्योंकि कोण के सामने की भुजा कहलाती है लंब, ये होगा आधार और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। इस त्रिभुज का नाम है O और ये A और ये P। यहीं से निकलेगा आपका कॉस थीटा। क्या निकलेगा? कॉस थीटा। तो त्रिभुज PAO में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? नहीं पता आपको तो देख लीजिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। कर्ण क्या है आपका? PA है। क्या है? PA, या उनको AP भी लिख सकते हैं, AP का वर्ग। लंब क्या है आपका? P और O। अच्छा, लंब का मान कितना है? R। O से P के बीच की दूरी कितना है? R। तो डायरेक्ट R रख दूँ क्या? रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आधार क्या है आपका? OA। इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल a। क्या है? स्मॉल a। तो आधार मतलब A का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को जब हम पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके वो बनेगा रूट। क्या बनेगा? रूट। और रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो इन लोगों के जो घात हैं उनमें लगेगा 1/2, अर्थात R का स्क्वायर A का स्क्वायर और ये 1/2 हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे ले रहे हैं। अब इसी त्रिभुज से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है कॉस थीटा का सूत्र? बोलिए। आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा, आधार क्या है देखिए उसमें नीचे OA, जिसका मान क्या है? स्मॉल a। तो ये स्मॉल a। कर्ण है आपका PA या AP बोल दीजिए, तो ये होगा आपका AP। यहाँ से जस्ट बगल में देखिए AP का मान है R² पावर में 1/2, तो ये होगा स्मॉल a R² और यहाँ पे 1/2। ये हुआ AP² का मान, यहाँ से देखेंगे आप लोग। और ये हुआ कॉस थीटा का मान। ये दोनों के दोनों मान उठा के मैं रखूँगा यहाँ पे, जिसे दूंगा मैं समीकरण 3। क्या दूंगा? समीकरण 3। समीकरण 3 में कॉस थीटा का मान और AP² का मान, डायरेक्ट AP² का मान ना लिख देता हूँ पूरा मैं, समीकरण AP² का मान रखने पर। चलिए देखते हैं इसको। तो E बराबर 1/4πε0
क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, डायरेक्ट ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर का मान क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू बगल में कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या निकल के आया है, ए अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 1/2, तो ए अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर और इनके घात में है 1/2, क्या है 1/2। अब ध्यान से देखिए आप इधर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनके घात में है 1, इनके घात में है 1/2। जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो उसके घातांक आपस में जुड़ देते हैं। यहाँ सामने 2 था, यहाँ पे सामने में 2 था, ठीक। तो इनके आधार आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो दोनों घातांक जुड़ेंगे 1 और 1/2। तो इसको बगल में हल करते हैं, 1 और 1/2 क्या होगा, 2 एकम 2 प्लस 1/2, तो 2 और 1 3/2, ठीक। तो ई का मान हमें मिल जाएगा QA2, इनको साथ में लिखता हूँ मैं, 4πε0 QA2, तो इनको लिखूंगा मैं Q इंटू 2A, क्या लिखूंगा Q इंटू 2A, नीचे आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेम लिखो, 1 और 1/2 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अब Q इंटू 2A का मान क्या होता है, Q इंटू 2A को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम दर्शाते हैं कैपिटल P से। बगल में मैं लिख दूं, इस चित्र को बना लीजिएगा आप लोग। P इज इक्वल टू मिलता है Q इंटू 2A, क्या मिलता है Q इंटू 2A। Q इंटू 2A का मान रखेंगे हम लोग P, तो E का मान मिल जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2A मतलब P डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 3/2, क्या हुआ 3/2। अब इन्हें हम, चलिए यहीं तक रख दो इसको। अब इसमें हम एक छोटा सा कंडीशन लगाते हैं, वो कंडीशन आपको मालूम होगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कहती है दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी में होते हैं, तो उस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ हम कंडीशन लेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो या छोटा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा होगा तो देखिए ये जो दूरी है ना 2a, ये एकदम ऐसे करीब आ जाएगा, मतलब मान के चलिए इतना यहाँ पे आपका और ये ऐसे, तो ये जो 2a है ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और भी पास पास आ जाएंगे। और जो r है, r यहाँ पे है, तो r की दूरी को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि द्विध्रुव छोटा होगा। द्विध्रुव जितना भी छोटा हो उसके मध्य बिंदु से हम r तो लेंगे ही, तो जो a का मान है वो क्या हो जाएगा, r की तुलना में नगण्य हो जाएगा। नगण्य मतलब नहीं के समान, जिसे हम 0 के तुल्य समझते हैं, ठीक। यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो a लेस देन r, यहाँ पे जो a है ना ये बिल्कुल r की तुलना में शून्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो a दिख रहा है वहाँ पे हम रखेंगे शून्य, क्या रखेंगे शून्य। तो हमको मिलेगा विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 और P बटे r का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे शून्य, क्या लिखेंगे शून्य, तो उसे छोड़ दीजिए, चलिए लिख देते हैं एक बार। और ये उनके घात में 3/2, 3/2 अंदर आएगा, 0 छूट जाएगा, तो E1 का मान निकल के आ जाएगा 1/4πε0 और P बटे r का स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर के साथ गुणा होगा, 2 से 2 कटेगा, तो हमें E का फाइनल मान मिलेगा 1/4πε0 और P बटे r, 2 से 2 कटा तो यहाँ पे बच्चा घात में 3। तो ये व्यंजक निकल के आया निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक। निरक्षीय स्थिति के लिए ये जो व्यंजक है ये यहीं तक बनाएंगे आप एग्जाम में यदि आपको पूछता है तो, ठीक। तो देख लीजिए आप एकदम ध्यान से, कहीं पे भी आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, और जब मोटिवेट होते हैं तो हमें इच्छा होती है वीडियो बनाने का। यदि आप ऐसे ही निष्क्रिय रहोगे
तो हमारा भी इच्छा धीरे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।